Hey everyone, so today we are going to cover the Satish Chandra chapter Age of Conflict where we are going to talk about the Delhi Sultanate, how Delhi Sultanate established, how it fall, everything related to it in a very simple language. तो सबसे पहले जो फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन होता है इंडिया में वो 712 AD में होता है, ठीक है। और ये जो इस्लामिक इन्वेजन था ये सबसे पहले अरब्स ने किया, ना कि टर्क्स ने। टर्क्स तो बाद में आते हैं। सबसे पहले जो कोई इस्लामिक इन्वेजन इंडिया में हुआ था वो हुआ था बाय दी अरब्स। तो 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम जो कि एक अरेबियन जनरल थे, ये इंडिया में आते हैं और इन्होंने सबसे पहले इन्वेजन किया, ठीक है। बट दिस इन्वेजन was not as that much successful that he can cross the north western frontier or the Sindh river, ठीक है। इसके बाद आते हैं गजनी जो कि 1000 और 1027 AD में इन्वेड करते हैं इंडिया को फॉर 17 टाइम्स। तो 17 टाइम्स जो है ये इन्वेड करते हैं इंडिया में, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद घुरीद, ठीक है, जिन्हें हम गोरी के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया को 2 बार इन्वेजन करते हैं इंडिया पे, ठीक है। और इनके टाइम पे पृथ्वीराज चौहान वॉज द वन हु वॉज कन्फ्रंटिंग हिम, ठीक है। सो ये इसी 1191 एंड 1192 2 बार इनका इन्वेजन होता है, जिसको हम फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ टेरेन भी कहते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा ब्रीफ में देखा कि कौन कौन से मेजर बैटल्स हो रही हैं बाय द इस्लामिक इन्वेजन इन इंडिया। सो सबसे पहले हमारी दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट होता है इन द ईयर 1206 टू, जो कि चलती है 1206 से 1526 तक। फिर मुगल्स आते हैं जो कि 1526 से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से लेके फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी तक रूल करते हैं 1757 एंड उसके ऑनवर्ड फिर ब्रिटिशर्स का रूल आ जाता है, ठीक है। तो ये जो इन्वेजन्स होते थे इंडिया में, ठीक है, इन्हें हम इन्वेजन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे लूट इंडिया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के स्टैब्लिश होने से पहले जो भी इन्वेजन हुए उन्हें हम इन्वेजन, आक्रमण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ सेटल होने नहीं आ रहे हैं। जो भी इन्वेजन हो रहे हैं बाय मोहम्मद बिन कासिम, बाय गजनी, बाय मोहम्मद गोरी, ये लोग क्यों आ रहे हैं इंडिया में? क्योंकि ये लूटने के उद्देश्य से आ रहे हैं। ये यहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी है, जो यहाँ के एसेट हैं, जो यहाँ का गोल्ड है, जो मंदिरों में प्रेजेंट है, वो सब लूटने आ रहे हैं। बिकॉज उनके वो जिस इलाके में हैं, ठीक है, जो जहाँ पे वो एरिड जोन का इलाका है, वहाँ पे इतनी फर्टाइल जो कि इंडिया की लैंड है, वैसी फर्टिलिटी उनके लैंड पे नहीं है। तो वो उतने प्रॉस्पर नहीं है, वहाँ पे इतना सरप्लस एग्रीकल्चर, सरप्लस गोल्ड, सरप्लस सिल्वर मौजूद नहीं है। दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट इस्लामिक इन्वेजन, क्योंकि वो यहाँ पे सेटल होने के उद्देश्य से नहीं आ रहे हैं। इन्हीं के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो जब हम सुल्तान या दिल्ली सल्तनत या मुगल्स की बात कर रहे हैं, इनको हम इन्वेजन नहीं कहते, हम दिल्ली सल्तनत कह रहे हैं, मुगल एम्पायर कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे इंडिया में आके यहाँ पे सेटल होते हैं, यहाँ पे कुछ पॉलिसीज बनाते हैं। उनका उद्देश्य ये था कि वो इंडिया को अपनी टेरिटरी रिकॉग्नाइज कर रहे थे। एंड इनके पहले जो इन्वेजन होते हैं वो फॉर लूटिंग पर्पस होते हैं। सो ये जो लोग हैं, जो टर्क्स हैं, जो अरब्स हैं, ये मेनली बिलोंग करते हैं सेंट्रल एशिया से। ये इंडिया आते हैं फॉर व्हाट रीज़न? फॉर मनी, जो कि प्रेजेंट कहाँ है? टेम्पल्स में, कैपिटल्स में, इंडिया में जो पॉलिटिकल कैपिटल है वहाँ पे। तो इनका उद्देश्य कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं लेना नहीं है, यहाँ पे बस लूटने के पर्पज से ये आते हैं। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे जहाँ करेंगे राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम। सो 7th सेंचुरी यानी कि 570 और 632 का 32 AD वो एक टाइमिंग है जब एक नया हमें रिलीजन देखने को मिल रहा है नेम्ड एज इस्लाम, ठीक है। ये बॉर्न होता है इन अरेबिया, ठीक है, अरब पेनिनसुला में ये उत्पन्न होता है ये रिलीजन, और बहुत ही कम समय में काफ़ी बड़ा एम्पायर इस्लाम के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये इसकी शुरुआत आइबेरियन पेनिनसुला, वो रीजन जो स्पेन और पुर्तगाल का जो रीजन है वहाँ से लेके अब नॉर्थ अफ्रीका और ईरान तक रहता है, और फिर धीरे धीरे ये एक्सपैंड होता है टुवर्ड्स इंडिया। सो ये जो रिलीजन है इसे प्रीच किया गया था बाय प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, या मोहम्मद साहब। आफ्टर हिज डेथ of prophet, the task of providing religious and political leaderships to the Muslim passed to caliphs। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद जी की डेथ होती है उसके तुरंत बाद ये क्वेश्चन आ जाता है कि who will going to serve as the political leader और who will preach the Islamic philosophy और इस्लाम, ठीक है। तो इसके लिए ये पावर जो है कैलिफ को दी जाती है, जिसे हम खलीफा कहते हैं, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद जी के बाद उन्हें सक्सीड करते हैं, ठीक है। तो कैलिफ इज द टाइटल गिव टू द रूलर हु सक्सीड आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद। सो कैलिफ का काम ये था, खलीफा का काम ये था कि वो फिलॉसफी जो है प्रॉफिट मोहम्मद की उसे स्प्रेड करे। सो बिटवीन AD 632 to 661 there were 4 pious caliphs, all close companions of the prophet। तो 632 से लेकर 661 तक 4 पायस कैलिफ्स थे
ठीक है, जो कि अपने आप को क्लोज एसोसिएटेड कंपेनियंस बताते थे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। तो यही जो 4 पायस कैलिफ्स थे या खलीफाज थे, इनके अपने अपने कैलिफेट थे, अपने अपने एम्पायर था जहाँ पे इनकी आइडियोलॉजी और फिलॉसफी स्प्रेड थी। उसमें से एक प्रोमिनेंट कैलिफेट था उमैयद कैलिफेट, ठीक है, या हम कह सकते हैं उमैयद डायनेस्टी, जो कि इस्लामिक सो उमैयद कैलिफेट वो कैलिफेट था जिसके टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी दिखाई देती है इन दी कैलिफेट सिस्टम। उसके बाद उमैयद डायनेस्टी वाज फॉलोड बाय द अब्बासिद कैलिफेट, ठीक है, जो कि 750 से लेकर 1258 एडी तक रहती है। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर अब्बासिद द कैलिफेट बिगन टू लूज पॉलिटिकल कंट्रोल एंड इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर सुल्तान्स इमर्ज्ड इन सेवरल रीजन। सो होता यूँ है, ये जो अब्बासिद कैलिफेट है ये धीरे धीरे अपना पॉलिटिकल कंट्रोल खोने लगता है, और फिर जो छोटे छोटे रूलर्स होते हैं अब्बासिद डायनेस्टी के अंदर, वो धीरे धीरे इमर्ज होते हैं एज सुल्तान, और वो अपने ओन रीजन एक बनाते हैं और वहाँ पे वो अपना को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर देते हैं, और वो इमर्ज होते हैं एज सेवरल रीजन्स में, ठीक है। तो इस तरीके से सुल्तान की शुरुआत होती है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो वर्ड है बादशाह, ठीक है, बादशाह जो वर्ड है वो एक पर्शियन टर्म है और सुल्तान एक टर्किश टर्म है, ठीक है। तो यहाँ से सुल्तान की शुरुआत होती है। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था टू अंडरस्टैंड हाउ द इन्वेजन स्टार्टेड और हाउ सुल्तान्स बिकम द इंपॉर्टेंट फिगर इन द इंडियन कॉन्टिनेंट। ओके, नाउ बात करते हैं अरब इन्वेजन की। द पेनिट्रेशन ऑफ द अरब्स इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ सिंध इन अर्ली एज 336 सेंचुरी, ठीक है। सो इनका जो पेनिट्रेशन था, जो इनका थोड़ा थोड़ा घुसना था इंडियन टेरिटरी के अंदर, वो तभी शुरू हो गया था 636 सेंचुरी में ही। जो कोस्टल टाउन्स थे जैसे कि सिंध, जो कि पाकिस्तान वाले इलाके में है, यहाँ पे अरब्स का पेनिट्रेशन शुरू हो चुका था। हाउएवर सच एक्सपेडिशन वर ओनली प्लंडरिंग रेड्स एंड नॉट कन्क्वेस्ट। तो यहाँ पे वो कन्क्वेस्ट या जीतने के उद्देश्य से नहीं आए थे, वो यहाँ पे रेड करने आते थे, प्लंडर तबाही मचाने आते थे। और ये एक्सपीडिशन बस इसीलिए होती थी, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि लूट के उद्देश्य से रहता था, प्लंडरिंग तहस नहस कर देना रहता था। जो भी चीज़ें उन्हें दिखती थी, किसी भी शहर में कोई टेम्पल है या कुछ पैसे वैसे हैं टेम्पल के अंदर, बस गोल्ड है, ये सब लेके चले जाते थे। दे वर नॉट कमिंग हियर फॉर एनी काइंड ऑफ कन्क्वेस्ट। सो पहला जैसे हमने बात की थी कि मोहम्मद बिन कासिम वॉज द फर्स्ट अरब और मुस्लिम रूलर हु इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर 712, ठीक है। सो वॉज इनकॉर्पोरेटेड मुस्लिम एम्पायर एट सिंध, सिंध की तरफ वो आते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है इंडिया का। उसके बाद अरब्स जो हैं वो एक पॉलिसी लाते हैं। सो ये जो अरब्स होते हैं, जो अरब्स कन्क्वेयर्स होते हैं, ये एक जनरल पॉलिसी रखते हैं कि लोकल प्रैक्टिसेस है वो अनहिंडर्ड रहें, उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, वो उसमें कोई ट्रबल नहीं लाते हैं, और लोगों को उनकी जो लोकल प्रैक्टिसेस है वो उन्हें वो करने देते हैं, जो अरब विक्टर्स होते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अब हम बात करने वाले हैं टैक्सेस के बारे में, जो कि अरब्स लगाते थे या लोगों को पे करने पड़ते थे इफ़ दे वांटेड टू फॉलो देयर फेथ और वर्शिप देयर ओन गॉड्स। तो एक टैक्स था जिसका नाम था जिम्मीज़, ठीक है, या जिम्मीज़ वो होते थे जिनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको उनका खुद का फेथ या रिलीजन फॉलो करने देंगे, परमिशन उनको मिलेगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो जो भी प्रोटेक्टेड वंस हैं उनके लिए एक जिम्मी टैक्स लगता था कि अगर आपको अपना रिलीजन फॉलो करना है, वर्शिप करनी अपने गॉड की अंडर द अरब्स, तो आपको ये टैक्स, जिम्मी नाम का टैक्स आपको देना पड़ेगा। जिम्मीज़ वो होते थे जो कि प्रोटेक्टेड वन, जिनको अरब रूलर्स या अरब्स के अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ अरब इन्वेजन। तो जब अरब्स का इन्वेजन होता है तो इंडिया पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है? द कल्चरल इंटरमिंगलिंग बिटवीन अरब एंड इंडिया, दोनों के बीच के कल्चर्स चेंज होते हैं आपस में। वराह मीर, ये चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में एस्ट्रोनॉमर होते हैं। ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट हैं, ठीक है। लिटरेचर है, मेडिसिन है, जैसे कि चाराक एंड सुश्रुत। सो चाराक जो है वो मेडिसिन के एक बुक है चारक संहिता, उन्होंने चारक संहिता लिखी चारक ने, इसलिए ये एक बहुत बड़ा वर्क था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। सुश्रुत हैं जो कि सर्जरी में जिन्होंने एक टेक्स्ट लिखा जिसको हम सुश्रुत संहिता कहते हैं। ये सारी जो इंडिया की चीज़ें हैं, जो इंडिया के वर्क्स हैं, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, लिटरेचर, ये सारे जो वर्क्स हैं वो ये सारे जो वर्क्स हैं ये इंटरमिंगल होते हैं बाय द अरब्स। अरब समझते हैं कि इंडिया की इंटेलेक्चुअल लेवल क्या था उस टाइम पे, इंडिया में क्या क्या चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, समझी जा रही हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें वो उनके केम अक्रॉस होते हैं। तो जो पहला इंडो अरब इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है वो 771 एडी में होता है, जब एक हिंदू एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन बगदाद पहुंचते हैं विद संस्कृत वर्क कॉल्ड ब्रह्म सिद्धांत बाय ब्रह्मगुप्त। सो ब्रह्म सिद्धांत बाय ब्रह्मगुप्त, ये जो वर्क है ये लेके जब एक हिंदू एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन पहुंचते हैं इन दी कोर्ट ऑफ बगदाद, तब सबसे पहला एक इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है, इंडो अरब इंटेलेक्चुअल कॉन्टैक्ट। दिस टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक विद द हेल्प ऑफ एन अरब मैथमेटिशियन। तो ये जो टेक्स्ट था इसे अरबिक लैंग्वेज में फिर लेटर ऑन ट्रांसलेट किया जाता है
विद द हेल्प ऑफ एन अरब मैथमेटिशियन की हेल्प से, जिनका नाम था सिनहिन, ठीक है। इन मैथमेटिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर टू अरब लर्निंग वॉज द अरबिक न्यूमरल्स, ठीक है। अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था इंडियन कल्चर का अरब के मैथ्स में, सो वो था अरबिक न्यूमरल्स, ठीक है। सो अरबिक न्यूमरल्स वॉज द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन कल्चर।